નમસ્કાર, હું બિરેન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. કાશ્મીર ફાઇલ્સના ડાયરેક્ટર વિવેક અગ્નિહોત્રી વડોદરાની મુલાકાતે છે. કાશ્મીર ફાઇલ્સના મામલે નિવેદન આપ્યું છે ત્યારે અમુક કાયદા એવા હોય છે કે જે કોઈના માટે લાભદાયી હોય તો કોઈના માટે નુકસાનકારક હોય છે. અમુક સિસ્ટમ બદલાવી જોઈએ. આજે ભારતમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા જે છે તે બદલાવી જોઈએ. અતિક અહેમદના મર્ડર મામલે જ નિવેદન આપ્યું છે કે આ ઘટના બાદ મિર્ઝાપુર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. ભારતમાં ગાળાગાડી છે અને ગુંડાગર્દી પણ છે, તે સાચી વાત છે. અમુક આવી ઘટનાઓના પર બનેલી ફિલ્મોમાં ગાળાગાડીને હિંસા બહુ હોય છે. ઓટીટી પર બનેલા સિરિયલ લશ નિહાળી બાળકોમાં વાયોલન્સ વધી રહ્યું છે ત્યારે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રેગ્યુલેશન્સ જરૂરી છે. ફ્રી સ્પીચના નામે જ હંગામો મચાવવામાં આવે છે ત્યારે દિલ્હી ફાઇલ્સ પર અમે 4 વર્ષથી સંશોધન કરી રહ્યા છે. ભાગલા પર વિચારધારા કલકત્તાથી જ શરૂ થઈ છે, જેના પર આધારિત દિલ્હી ફાઇલ્સ હશે. કાશ્મીર ફાઇલ્સને ઓસ્કાર એવોર્ડ ન મળ્યો તે મામલે પણ તેઓ નિવેદન છે કે અમારા શુભેચ્છકોએ કોઈ વિરોધ કર્યો નથી. કાશ્મીર ફાઇલ્સમાં અમે મુસ્લિમ શબ્દનો ઉપયોગ જ નથી કર્યો. અમારે ફક્ત હિન્દુઓની જ પીડા બતાવવાની હતી. બાકી ફિલ્મોમાં આતંકીઓને બેચારા બતાવવામાં આવ્યા છે. જે લોકોએ ફિલ્મનો વિરોધ કર્યો તેમને જ અમારી ફિલ્મને સફળતા અપાવી છે. જે કહી શકાવાય કે આ કાર્યક્રમમાં ફિલ્મ શુભયાત્રાના કલાકારો મલ્હાર ઠાકર અને અભિનેત્રી મોનલ ગજ્જર સહિતના જે ફિલ્મ મેકર છે મનીષ સોની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પ્રાદેશિક સિનેમાનું પ્રોત્સાહન આપવાની યુનિવર્સિટીની કટિબદ્ધતા પ્રશંસા કરી હતી. તેની સાથે જ ટીમે તેમની ફિલ્મોનું પ્રીમિયર रजू કર્યું હતું. बड़े अच्छे इरादे से हुई चीज़ों को बदलने के लिए, पर कहीं पे सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब लीडर्स नहीं होते हैं, वो तो 5 साल में आते हैं जाते हैं, वो सिस्टम नहीं है. सिस्टम का मतलब ये है जैसे अब एक लॉ आ गया कोई, वो लॉ से कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जो उसको चलाने वाले जो लोग हैं सिस्टम के अंदर, वो चाहते नहीं है कि सबको फ़ायदा हो, तो उनका फ़ायदा हो, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं. तो जो कंट्रोलिंग पोजीशन में जो लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ देखते हो सरकारों में जब नियुक्ति होती हैं तो वो फिर पूरी ज़िंदगी भर के लिए होती हैं. हमारे यहाँ ऐसा प्राइवेट कंपनी की तरह से हटा नहीं सकते. लेकिन ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है कई देशों में ऐसा है कि गवर्नमेंट आती जाती रहें लेकिन सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं होता है. यही कारण है मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, आपके बच्चों की जनरेशन की 3-4 मौलिक जो शिकायतें हैं सोसाइटी से, वो वही की वही हैं. आज जैसे जुडिशरी है, उसकी जो पेस है स्लो, वो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए चेंज नहीं होती. तो दोनों चीज़ें होती हैं. एक अब समझिए कोई एक फिल्म है, किसी ने दिखाया कि कोई सामाजिक व्यवस्था है, कोई टेररिस्ट हैं या डाकू हैं. अगर आपने वो दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिल्म में नहीं दिखाएंगे तो बाकी सब जाके टेररिस्ट डाकू बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. और ऐसा अगर इक्का दुक्का केस होता है तो उसको तो विश्व में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. पर अमूमन एक बात तो है कि फिल्मों से जो फैशन है, फैड्स हैं, वो ज़रूर जब शक्तिमान आता था वो तो अच्छा सीरियल था, पर तब कई बच्चे मैंने सुना था छत से कूद जाते थे, ये होते थे. वो कुछ रहेंगे, मेरे ख्याल से उन बातों को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए. वो तो दुनिया में हमेशा ही, उससे ज़्यादा तो लोग रील्स बनाते बनाते गिर जाते हैं और मर जाते हैं आज की तारीख में. लेकिन एक बात मेरा जो खुद का विचार है कि भारत में गाली गलौज है, ये सत्य है, गुंडागर्दी होती है, ये भी सत्य है. लेकिन भारत सिर्फ इसी के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी 50 चीज़ें हैं. तो अगर हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग दोनों विषयों पे चीज़ें बनाते रहते, यानी मिर्ज़ापुर के गुंडे पे भी बनाते, विवेकानंद पे भी बनाते, कलाम साहब पे भी बनाते, तो समझ में आता कि क्या बोलते हैं, बात सही है. लेकिन हर फिल्म में आप, हर OTT सीरियल में कई जगह पे तो ये हो गया ज़बरदस्ती डाली जाती है, झगड़े वाली नहीं होती. तो उसको लेके गवर्नमेंट ने भी एक निकाली थी एडवाइजरी, जिसमें उनने रेगुलेशन की बात करी थी जब रविशंकर प्रसाद जी थे और अपने प्रकाश जावड़ेकर साहब थे. लेकिन उसको लेके इतना हंगामा मचा दिया गया कि फ्री स्पीच के चक्कर में अब प्रॉब्लम ये भी तो हो गया, हर आदमी एक्टिविस्ट है आज की तारीख में. तो इतना उसको कर दिया तो गवर्नमेंट भी सोचती है ये कौन सी बहुत प्रायोरिटी की चीज़ है. जो चीज़ आज प्रायोरिटी की नहीं लग रही, मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी की लगने वाली है, आप यकीन नहीं कर सकते. सर, आप कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म, आप आगे अब दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं, सर उसके बारे में बताइए कि दिल्ली फाइल्स में किस तरह से आपने काम किया? देखिए दिल्ली फाइल्स हम लोग 4-1 साल से रिसर्च कर रहे हैं. मेरी बड़ी इच्छा थी. होता क्या है, जब पार्टीशन की बात होती है तो अक्सर हम लोग वही गदर में जो देखा है उसी को पार्टीशन मान लेते हैं कि वो ट्रेनों में लाशें आ रही हैं और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और वो सारा पंजाब साइड का है. लेकिन पार्टीशन की नींव कैसे पड़ी, कहाँ से वो विचारधारा चालू हुई, क्या हुआ, और ये सब कलकत्ता में हुआ था, सारा बंगाल ओरिएंटेड था. पार्टीशन की बात ही वहाँ से हुई.
तो बंगाल में जिस तरह से पार्टीशन हुआ है, और क्या वो विचारधारा अभी भी एग्जिस्ट करती है, स्वयं ऐसा लगता है। आप भी अगर माँ बाप हैं तो आपको भी लगता होगा, माँ बाप नहीं हो तो भी लगता होगा। ठीक है, गाली गलौज पान की दुकान पे खड़े होकर अपने दोस्त के साथ करना अलग बात होती है, लेकिन मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे गाली दे सकते हैं? क्या मैं आपको गाली दे सकता हूँ? है ना, एक सभ्यता, एक तो जो फिल्में, जो OTT की जो चीज़ें हैं जिनको लोग देखते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि इतनी ज़्यादा चाहता था विदेश और देश की सेवा करना चाहता था। देश की सेवा करने वाले वकीलों को थोड़ी दिन दहाड़े गोली मारते हैं, पर ऐसा हमारे यहाँ बनाया गया है। तो जब ये फिल्म आई, अचानक मुझे पता चला 2-3 दिन के बाद कि तो कई लोग इसको अटैक करने लगे जिन्हें देखी भी नहीं है। तो मुझे समझ में आया इससे तो बहुत लोग की दुकानें चलती हैं, जो सारा नैरेटिव फेल हो गया। तो इसको लेके लोगों ने उसके अगेंस्ट किया, पर अच्छा ही किया एक तरह से। उससे फिल्म तो चर्चा में आई। जो लोग अमेरिका में, ब्रिटेन में इस फिल्म के बारे में जानते नहीं, तो उन्होंने कहा अरे ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटर इस फिल्म को गाली क्यों दे रहा है भाई, देखा जाए। तो उन्होंने उस पर रिसर्च करना चालू किया, और रिसर्च करके फिर मुझे फ़ोन किया, नहीं आपने बात तो सही की थी। तो ये इससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ एक तरह से, देखा लेकिन जाए। सर ऑस्कर नहीं मिला तो कहीं मलाल कोई भी नहीं, ऑस्कर देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, ऑस्कर मिलने का मतलब है कम से कम आपके पास यूँ समझ लीजिए 20-25 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए। ऑस्कर बिना पैसे से कुछ नहीं होता उसमें। ओके, उसमें बहुत पैसा, कम से कम 100 करोड़ रुपए जेब में नहीं तो आप ऑस्कर की बात भी नहीं कर सकते। सर मतलब इसका सफेद किया होगा मेरे वेल विशर्स ने तो टिकट खरीद के फिल्म देखी और लोगों को दिखाई। तो आप क्या, भी कई लोग होंगे जिनने दोस्तों के साथ देखी होगी, 2-4 लोगों ने। वेल विशर्स नहीं देखी। क्या है कि 30 साल से जो एक पर्दा किसी चीज़ पर डाला गया, पर्दा डाला गया मतलब उसको इग्नोर ही कर दिया गया। वो अचानक आके जब वो फिल्म आई, मैंने तो इनोसेंटली, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोगों की दुकानें इस फिल्म से बंद हो जाएंगी। हमने तो सोचा हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बात है, पीड़ितों का दर्द दिखाना कौन सी बुरी बात है। और ईमानदारी से अगर आप उस फिल्म को देखें, उस फिल्म में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया पूरी फिल्म में। मैंने और पल्लवी ने डिसाइड किया था कि कहीं मुस्लिम और पाकिस्तान, क्योंकि हम किसी का दर्द दिखाना चाहते थे, किसी और का वो नहीं करना चाहते थे। एक ही जगह मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है क्लाइमेक्स में, जब हीरो कहता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, इसमें मुस्लिम, दलित, गुजर, सिख, जो भी टेररिज्म के खिलाफ बोलता है उस पर गोली चलाई। मुझे लगा था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जब जब USA में, अमेरिका में, हॉलीवुड में फिल्में टेररिज्म के अगेंस्ट बनती हैं तो उन डायरेक्टर्स की बड़ी तारीफ होती है। तो सोचेगा ही नहीं, मेरे ऊपर जितने फतवे उठे और जो हुआ उसके बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो लोग बात करते थे कि अरे मत बनाओ, ऐसा होगा। जब आंखों से देखा तो, और दूसरी बात क्या है कि इसको बनाने के लिए एक बहुत, आप माने ना माने, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको देश के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्यार और विश्वास भी होना चाहिए अपने लोगों को लेके। उसके बिना आप बना नहीं सकते, वो सिंसियरिटी कैसे निकलेगी वरना। तो सर वो टाइम पे आपने किस तरह से टैकल किया था, हैंडल किया था पूरी सिचुएशन? ये आपके ऊपर ऐसा आ गया था, ट्रोल कर रहे थे सब, चारों दिशा में से आपके ऊपर ऐसा बोल वो तो रहे करते हैं, तो आप अब तो आदत पड़ गई है। मैंने थे। फिर भी कुछ आपने क्या सोचा था उस टाइम? नहीं, मैं बस एक यही सोच के चल रहा था कि अगर नाउ और नेवर, अगर अभी नहीं हुआ तो आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा इस बारे में बात करने में, क्योंकि इतना बड़ा सत्य का पर्दाफाश करना जोखिम से भरा हुआ है। पर और सबसे बड़ी ईश्वर की ये थी कि ऐसे में आपकी पत्नी और आपके परिवार, देखिए कितना भी हम बोले हम ये हैं वो हैं, अल्टीमेटली हर आदमी घर तो जाते ही है ना। आपकी अगर पत्नी और आपके बच्चे आपके साथ नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसे में पल्लवी जी ने मुझसे बोला कि अब ये कदम उठा लिया है तो अब वापस मुड़ के नहीं देखना, अब जो है करना ही है इसको। और उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे दोनों बच्चों को मैं जानबूझ के, वो यंग हैं, 19-20 साल के ही, पर उनको भी हमने इस फिल्म में इन्वॉल्व किया। उनने भी अपनी आंखों से देखा, और मैंने उन सबसे पूछा, ये फिल्म बनाने के पहले पल्लवी ने सबको बैठा के पूछा कि देखो ऐसा ऐसा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें गोल्डन हो सकता है, तुम्हारे डैडी शायद रहें भी नहीं कल को, तो शुड वी डू इट। पर हमारे 4 लोग का परिवार है, उसमें सब लोगों ने बोला नहीं, वी शुड डू इट। तो इसलिए बस फिर निकल गए। Sir, I think there is one question which is linked to this. Do you think the Western school of thought and the Western narrative is different from what the real India is all about? So, what kind of sources? लॉबिंग लीगल है ये तो ऑस्कर जो है उसके लिए बहुत लॉबिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी PR फर्म्स रखनी पड़ती हैं वर्ल्ड की, और बहुत लॉबिंग, जितने जूरी के लोग हैं उनको दिखाना पड़ता है, डिनर पे ले जाना पड़ता है, दारू पिलानी पड़ती है, 25 चीज़ें होती हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ। अभी हमें भी बुलाया था गोल्डन ग्लोब के लिए, तो जो हमारी प्रोडक्शन कंपनी थी उनके साथ हम लोगों ने भी वही किया, पर इनके पास, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम 4-6 लोगों से मिल के रुक गए।
लेकिन ये एक बड़ा पूरा लॉबिंग का गेम है। ये तो लगान के वक्त में भी आमिर खान ने बताया था कि भाई इतने पैसे हमारे पास होते तो हम कर लेते। तो पर ये अच्छी बात है कि इनको मिला। मलाल का देखिए इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मलाल मतलब आप ये देखिए कि बहुत सारी फिल्में और जिनकी बात हम आज भी कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद शायद उन्हें लोग याद भी ना रखें। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 10 साल बाद भी आप मुझसे मिलेंगे ना तो लोग कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे। दिन भर के लंबे उनके घर जाके रहे, उनसे बातचीत करी, और बिना जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज जैसा वॉर की सिचुएशन में होता है, तो उन लोगों के साथ बैठ के उनसे कहा बस अब अपनी कहानी बताई। और उनने जो 700 लोगों ने बताई उसमें जो हर किसी ने जो बातें करी थी वो हमने किनारे निकाली। भाई एक आदमी अतिशयोक्ति कर सकता है, गलत बता सकता है, याददाश्त जा सकती है या उसका बदला हो सकता है, लेकिन अगर 700 के 700 लोग अकेले में एक ही बात कर रहे हैं और कुछ एक ऐसे हादसे थे जिसके बारे में सबने बोला, उनको हमने फिल्म में इंक्लूड किया। जैसे बीके गंजू का था, गिरजा देवी जी का था, ऐसी 4-5 जो बातें जो सब पूरे ही अच्छा। और सबको पता नहीं है अंदर की बातें, लोग कह देते हैं अरे ये तो सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कितने सारे तो मुस्लिम लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, उन्होंने भी वही बातें बोली। हाँ वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने नहीं भगाया पंडितों को, हमने ये नहीं किया, लेकिन वो भी गिरजा देवी और बीके गंजू और ऐसे 5-10 किस्से तो वो भी बताते हैं सब। तो मतलब जब पूरी की पूरी सोसाइटी जो इन्वॉल्व थी जिन चीज़ों की बात करती है, हमने सिर्फ वही फिल्म में दिखाया। जो विक्टिम्स थे उनको पहले फिल्म दिखाई, उनका अप्रूवल लिया, कश्मीरी पंडित सोसाइटी का लिया, कश्मीरी मुस्लिम्स जो थे उनने तो एक्टिंग की हमारी फिल्म में, उनने सीन भी लिखे हैं, उन लोगों को साथ में लिया। जब सब लोग एग्री हो गए फिर मैंने कहा अब दुनिया में जिसको जो प्रॉब्लम है किया जाएगा। जो भुक्तभोगी हैं और जो उनके ऊपर करने वाले हैं दुष्कर्म, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो लेट्स गो है। किसी भी डॉक्टर, साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट से बात कर लिए, वो कहता है कोविड में जो भारत ने वैक्सीन बनाई है इससे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। इसलिए कि देखिए वैक्सीन बनाई जाती थी जिसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती थी और अरबों रुपए खर्च होते थे उसको। भारत ने बिना किसी से एक पैसा लिए वी मेड द फास्टेस्ट इंडिजिनस वैक्सीन, कैन यू बिलीव इट। और ये भारत बायोटेक और सीरम नहीं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो महिला साइंटिस्ट हैं, 80% तो औरतों ने बनाई है, वो महिलाओं ने। बच्चों की समस्या, लॉकडाउन था, बच्चों की समस्या, सास ससुर की समस्या, पति की समस्या, घर में बाइयाँ काम करने वाली नहीं थी, उसके बावजूद उन औरतों ने लॉक होकर लैब में बनाया। इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अगर इन हीरोज़ के बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चे कल को साइंटिस्ट बनेंगे कैसे? साइंटिस्ट के नाम पे सिर्फ रॉकेट की बात सोचते हैं लोग, लेकिन आज वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी साइंस है वो है वायरोलॉजी, और भारत आज उसमें सबसे आगे निकल रहा है, नंबर 1। फाइजर की कितनी बुराई है, हमारी वैक्सीन की नहीं आज, बल्कि हमारी इज प्रूवन टू बी द सेफेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। तो हमने वो फिल्म बनाई है द वैक्सीन वॉर, नाना पाटेकर है उसमें, वो अभी अक्टूबर में आएगी। तो मैं उस तरह की फिल्में ही बनाऊंगा जहाँ या तो हिस्ट्री करेक्ट हो या आगे आने वाली जनरेशन्स को करेक्ट हिस्ट्री आज की पता चले। યુનિવર્સિટીમાં અમે એક ફિલ્મ સ્ટુડિયોનું બી ઇનોગ્રેશન કર્યું છે અને એક એવા સ્કેલનું ફિલ્મ સ્ટુડિયો અમે કર્યું છે કે જે સાધારણ રીતે યુનિવર્સિટી અને એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં નથી હોતા, કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પોતાની રીતે પોતાની ફિલ્મ શૂટ કરી શકે અને એમને પૂરેપૂરી સુવિધા મળી શકે. અને આજે ખાસ આ અવસર ઉપર વિવેક અગ્નિહોત્રીજી આવ્યા હતા એટલે અમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આયોજન કરવાનું વિચાર્યું કે વડોદરાના બી જે આપણા રિપોર્ટર છે અને મીડિયાના જેટલે બી લોકો છે એમને બી એમની સાથે રૂબરૂ પ્રશ્નોત્તરી કરવાનો અવસર મળે. તમે બી એમની સાથે વાત કરી શકો, કારણ કે હાલમાં જે કાશ્મીર ફાઇલ્સ ફિલ્મ આવી હતી અને તાશ્કંદ ફાઇલ્સ જે ફિલ્મ આવી હતી એમાં ખાસું બધું નેશનલી એ પિક્ચર વિશે ચર્ચા થઈ હતી. પિક્ચર ખાસી કોમર્શિયલી અને ક્રિટિકલી બી સક્સેસ રહી, એટલે અમારું સૌભાગ્ય છે કે એમને કન્સેન્ટ આપી અને આજે ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં હાજર રહ્યા, વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કર્યું. મીડિયાના કર્મચારીઓને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો આપ ડેફિનેટલી પૂછી શકો. પણ કોઈક વાર ચાલી જાય છે, કોઈક વાર નથી ચાલતા. જેમ કે સાહેબ કરીને મેં એક ફિલ્મ કરી હતી, શરતો લાગુ કરી હતી. આ બધી ફિલ્મો એ મારું રેગ્યુલર જે હું કરતો હોઉં છું, લોકોને જે મજા આવતી હોય છે એના કરતાં અલગ છે. અને આમાં પણ જે હું આ તો નાની નાની વાત છે, પણ જે છેલ્લો દિવસ, શું થયું, લવની ભવાઈ, એ બધી ફિલ્મોમાં લોકોએ મને વિકેટનો વરઘોડો, જેમાં જે રીતે મને જોયો છે એના કરતાં આમાં ઘણું અલગ પીરસવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે અને લોકોને ખૂબ મજા આવશે. અને કલાકાર તરીકે તો એ જ હોય કે સ્ક્રિપ્ટમાં કઈ વસ્તુઓ નવી આવે અને
હું એવું માનું છું કે જે આ ફ્રેમ જે સેટ તમે કહો છો ને એ તો ગમે ત્યારે તોડતા જ હોય છે એક્ટર, અને વળી પાછા ફ્રેમમાં તો આવું જ પડે, વળી પાછા બહાર જાઓ, વળી પાછા આવો, એટલે એ જ જર્ની હા કરેલી છે, આવશે આવનારા સમયમાં. પણ આ વર્ષની મારી આ પહેલી ફિલ્મ છે શુભ યાત્રા, એટલે અને હું એક્સાઇટેડ છું કે અલગ પ્રકારના કેરેક્ટર સાથે હું આવું છું કે લોકોને બહાર જઈને મલ્હાર નહીં યાદ રહે, લગભગ મોહન જ યાદ રહેશે જે કેરેક્ટર છે. हिंदी में आपको अलग लग रहा है अभी? नहीं, हिंदी फिल्म्स के मैं तो काफ़ी समझता हूँ काफ़ी बराबर अब हम आ रहे हैं. देखो क्या होता है कि फिल्म आखिरकार फिल्म होती है, वो कोई भी लैंग्वेज में हो, तो उसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं कि भाई बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट हो और एक सबल डायरेक्शन हो और अच्छे परफॉर्मेंसेस हो, उतना ही चाहिए लोगों को. और कुछ ऐसा मैसेज छोड़ के जाए फिल्म, या तो ऐसी फिल्म की जो आप आपके साथ घर जाओ तब वापस ले जा सको आपके साथ. तो मैं मानता हूँ कि गुजराती फिल्मों में भी ये एलिमेंट मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं भी गुजराती फिल्म्स चूज़ कर रहा हूँ थोड़ी बहुत करने के लिए. तो और मेरा जहाँ तक पर्सनल मेरा सवाल है, मनीष के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है. इससे एक दूसरी एक फिल्म है जो अब रिलीज पे है, वो भी कब होगी हमें पता चलेगा. तो गांधी एंड कंपनी में पहली बार मैं और मनीष साथ में आए हैं, और उसके बाद में ये फिल्म में उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए जब बुलाया, तो हालांकि ये एक बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि हीरो को हीरो बने रहने में मदद करता है जो कैरेक्टर. सपोर्ट सिस्टम. અમે આ વર્ષની મારી પહેલી ફિલ્મ છે જેનું નામ છે શુભ યાત્રા. ફિલ્મ મનીષ સૈનીએ ડિરેક્ટ કરી છે, અને મનીષ સૈનીની આ બીજી ફિલ્મ છે, એટલે ખાસ એમની સાથે કોમ્બિનેશન કરવાનું ઘણા વખતથી પ્લાનિંગ હતો. અને આ ફિલ્મ ઘણું બધું આપી જાય છે, બરો મેસેજ પણ આપે છે, હ્યુમર આપે છે, કોમેડી છે, હિલેરિયસ છે, અને ખાસ કરીને સૌથી સારામાં સારી વાત આ ફિલ્મની એ છે કે ફેમિલી છે. એટલે આ કોઈપણ માણસ ફેમિલી સાથે બેસીને જોઈ શકે એવી ફિલ્મ છે, અને મારો બહુ એવો ઉદ્દેશ્ય રહ્યો છે કે ઘરે ઘરે લોકો ફિલ્મ જોવે. તો આ ફિલ્મ છે 28 એપ્રિલે રિલીઝ થશે, શુભ યાત્રા. અત્યાર સુધી મલ્હાર ઠાકરે ઘણા લોકોને હસાવ્યા છે, આ ફિલ્મમાં કેવી રીતે? ઓફકોર્સ હસાવવાનું તો મેં છોડ્યું નથી, અને હજી આવનારા સમયમાં પણ હસાવીશું જ. અને આ ફિલ્મમાં પણ એટલું બધું હ્યુમર છે કે લોકોને બહુ મજા આવશે. એટલે જે લોકોને હું હસાવું છું એ લોકોને સતત હસાવતો જ રહીશ. પિક્ચરનું નામ શુભ યાત્રા છે, શું મેસેજ? એટલે શુભ યાત્રા એવી એ યાત્રાની વાત છે કે જે લોકો વિશ કરે કે શુભ જાય, અને એ વાર્તામાં શું શું થાય છે એ તો 28 એપ્રિલે લોકો જોશે. પણ ટાઇટલ શુભ યાત્રા એટલા માટે છે કે ભાઈ એવી એ જર્નીની વાત છે, ભાઈ એક છોકરાની વાત છે કે જે અલગ જર્ની પર જઈ રહ્યો છે, અને જર્નીમાં શું શું થાય છે, તો એટલા માટે આ ફિલ્મનું નામ શુભ યાત્રા છે. થેન્ક યુ.